नमस्कार, रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आजकल धोखाधड़ी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अक्सर वही लोग इसके जाल में फंसते हैं जो या तो लालची होते हैं और कम समय में अधिक मुनाफे की आस लगाए बैठे होते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जिन्हें इस संबंधित विषय की ज्यादा जानकारी नहीं होती या फिर अधूरी जानकारी होती है। आजकल धोखाधड़ी करने वाले भी कई तरीके से कई क्षेत्रों में अपने जाल बिछाए बैठे हैं। उन्हीं में से एक है रियल एस्टेट फ्रॉड, जहां एक आम व्यक्ति अपना आशियाना खरीदने के चक्कर में फ्रॉड का शिकार हो जाता है, क्योंकि कुछ गलत नीयत के लोग सस्ता और अच्छा घर देने के लालच में ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। बता दें, ग्राहक के तौर पर एक व्यक्ति मकान खरीदने के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर या फिर रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है। इस दौरान उससे कई तरह के वादे किए जाते हैं और कई बार धोखेबाज लोग खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताकर भी लोगों को ठगते हैं। बता दें, ये लोग अच्छी तरह और सस्ती प्रॉपर्टी दिलाने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कई बार नकली पेपर्स के जरिए भी लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया जाता है। एक ही जमीन पर दो दो तीन तीन रजिस्ट्री के केस भी आजकल काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है और इस तरह का धोखा होने के बाद आपके पास कोर्ट के चक्कर काटने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तो इससे अच्छा है कि किसी भी ज़मीन या मकान को खरीदने से पहले आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लें, अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लें। दरअसल लोगों में ज़मीन के वैध दस्तावेज़ों के रूप में रजिस्ट्री की ही मान्यता है और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसी में होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो जगह कितने लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो जब भी आप या आपका कोई परिचित ज़मीन या मकान खरीदने का प्लान बनाएगा तो उन्हें क्या चेक करना चाहिए जिससे कि वह इस तरह की जालसाजी में ना फंसे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कैसे एक ही जगह की 2 से 3 रजिस्ट्री की जाती है। तो ज़मीन खरीदने से पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गांव और शहर में ज़मीन की रजिस्ट्री अलग अलग तरीके से होती है। गांव की अपेक्षा शहर में फर्जी रजिस्ट्री के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं और शहरों में अक्सर विक्रेता बड़ी ज़मीन को खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करते हैं। बस वहीं से शुरू हो जाता है फर्जीवाड़े का जाल। आपको बता दें, इसमें बचने के लिए कुछ सावधानी या बरतनी चाहिए। ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है दाखिला खारिज कर, यानी कि नामांतरण करना। ये काम रजिस्ट्री के 2 से 3 महीने के भीतर होता है और 2 से 3 महीने के भीतर किया भी जाना चाहिए और सारा फर्जीवाड़ा इसी दौरान होता है, क्योंकि ज़मीन के पहले खरीदार ने दाखिल खारिज नहीं कराया होता है, लिहाजा उसके खतौनी में पुराने मालिक का नाम ही चढ़ा होता है। जब दूसरे खरीदार को वही ज़मीन दिखाकर फिर से बेच दी जाती है और उसके दाखिल खारिज कराने से पहले ही किसी तीसरे और चौथे व्यक्ति के नाम पर भी उसकी रजिस्ट्री कर पैसा वसूल लिया जाता है। और ये सिर्फ घर खरीदने की बात नहीं है। दरअसल रियल एस्टेट कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, आवासीय प्रॉपर्टी, इसमें आपका घर, फ्लैट और अपार्टमेंट शामिल होते हैं जो कि लोग अपने पर्सनल निवास के लिए खरीदते हैं। रेसिडेंशियल स्टेट इसे कहा जाता है। वहीं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जगह शामिल होती है, जैसे कि दुकानें, कार्यालय भवन और व्यावसायिक स्थल। यह संपत्ति व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खरीदी जाती है और विकसित की जाती है। इसी के अलावा कृषि संपत्ति में भी काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ों की खबरें सामने आती है। दरअसल कृषि संपत्ति ज़मीन और कृषि के उद्देश्यों के लिए होती है और किसानों द्वारा खरीदी जाती है। इसमें कृषि के खेत, बगीचे और खेती से जुड़े ज़मीन शामिल होती है। तो ऐसे तमाम संपत्तियों में आजकल फर्जीवाड़ा बहुत आम हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इन फर्जीवाड़ों से बचने के लिए कई प्रकार के लॉ भी हैं और इन रियल एस्टेट लॉ का महत्व इसलिए है क्योंकि यह संपत्ति की सुरक्षा और सही खरीदारी को सुनिश्चित करता है। दरअसल रियल एस्टेट लॉ संपत्ति के मालिकों को उसके अधिकारों और इसके खिलाफ किसी भी अवैध हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है और ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी और निवासी के अधिकारों की सुरक्षा करने में भी मदद करता है। रियल एस्टेट लॉ के कुछ मुख्य नियम भी है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके तहत संपत्ति के खरीदार और बिक्री को एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि कौन व्यक्ति संपत्ति का सही मालिक है और यह उसका कानूनी दस्तावेज होता है। वहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत संपत्ति की खरीदारी और बिक्री की शर्तें और शर्तों का व्यवस्थित किया जाता है। इसमें संपत्ति की बिक्री के समय में अधिकार और कर्जों की व्यवस्था होती है
और आपको बता दें, रियल एस्टेट लॉ में विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यदि किसी भी कानूनी मुद्दे का समाधान नहीं हो पा रहा है तो न्यायिक दायरों में विवाद का समाधान किया जा सकता है। वहीं रियल एस्टेट लॉ का महत्व इसलिए है क्योंकि ये संपत्ति के सभी पहलुओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करता है और लोगों को संपत्ति से संबंधित किसी भी कानूनी समस्या के समाधान की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट के रूप में भी काम करता है, जिससे कि रियल एस्टेट क्षेत्र में नौकरियों का सृजन भी होता है। साथ ही वे लोग जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिससे लोग आत्म समृद्धि की दिशा में कदम रख सकते हैं। वहीं अतः रियल एस्टेट लॉ भारत में प्रॉपर्टी के कानूनी पहलुओं को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं और ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित रूप में व्यवस्थित करने में भी मददगार होते हैं। आपके रियल एस्टेट लॉ के ज्ञान से आप संपत्ति के साथ संबंधित किसी भी कानूनी मुद्दे का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं एक सुरक्षित और समृद्धिपूर्ण रियल एस्टेट कारोबार की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो रियल एस्टेट लॉ के महत्व को समझते हुए आज हर किसी को इसके प्रावधानों और नियमों को समझने की खास ज़रूरत है, क्योंकि ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपका रियल एस्टेट कारोबार सुरक्षित हो। दरअसल जब भी बिल्डर कोई ज़मीन खरीदता है तो उसकी एक गाटा संख्या होती है। बिल्डर ज़मीन को भले ही कितने भी टुकड़ों में बांटकर प्लॉट बनाए, लेकिन उसका गाटा संख्या एक ही होता है। यानी कि 20 प्लॉट्स का नंबर तो अलग अलग होगा, लेकिन इन सभी प्लॉट्स का गाटा नंबर एक ही रहेगा। खरीदार गाटा नंबर से खतौनी देख सकते हैं। पहले जब हमने खतौनी की ज़रूरत पड़ती थी तब राजस्व विभाग में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध हो गई है। राजस्व विभाग ने ऐसे भू अभिलेख से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी है। तो लिहाजा जब भी कोई प्लॉट खरीदना हो तो उसे खरीदने से पहले सबसे पहले उसकी खतौनी लीजिए और उसकी राजखोई और ऑफिस में जाकर पता कीजिए कि ये ज़मीन किसी को बेची गई है या नहीं। इसके अलावा जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री कराए, नियत समय के बाद उसकी दाखिल खारिज ज़रूर कराए। इससे क्या गाटा संख्या और खतौनी में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और इसका फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। बता दें, संपत्ति के बाजार में हाल ही में गिरावट के पीछे भारत में अचल संपत्ति का संचालन करने वाले प्राचीन कानून सबसे ज्यादा उद्धृत कारणों के में शामिल है। और यही कारण है कि जब केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट विधिनियम और विकास अधिनियम 2016 को पारित किया तो कई लोगों ने अचल संपत्ति बाजार के चेहरे को बदलने के लिए नए कानूनों की उम्मीद की। हालांकि नए कानून के परिणामों को देखने के लिए कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सरकार ने सभी अब तक कानून के कुछ हिस्सों को सूचित नहीं किया है, लेकिन सकारात्मक भावना से सही गति में कुछ चीजें तय कर दी गई है। बता दें, कुछ नियमों का पर एक नजर डालते हैं कि जो भारत में संपत्ति बाजार को परिभाषित करते हैं। वहीं रियल एस्टेट विधिनियम और विकास अधिनियम 2016 के अनुसार यदि किसी घर के खरीदार द्वारा 5 साल के भीतर निर्माण में कोई दोष पाए जाते हैं तो डेवलपर किसी शुल्क के बिना उसे ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा। बता दें, डेवलपर को 30 दिन के भीतर उसका काम करना होगा और असफल रहने के बाद वे भुगतान मुआवजे के लिए भी उत्तरदायी या जिम्मेदार होगा। वहीं अधिनियम के अनुसार एक घर खरीदार जो कि रियल एस्टेट विधिनियम प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, उसको गैर कानूनी अनुपालन की अवधि के प्रत्येक दिन के लिए दंड का भी भुगतान करना होगा। जुर्माना संपत्ति की लागत का 5% तक बढ़ सकता है। और ड्राफ्ट मॉडल किराएदारी अधिनियम 2015 के अनुसार एक मकान मालिक किराएदार को एक लिखित नोटिस 24 घंटे दिए बिना परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मकान मालिकों को एक ही प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि वे किसी भी काम का नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के मुताबिक भारत में शाखाएं स्थापित करने की तलाश में विदेशी कंपनियों को अचल संपत्ति हासिल करने की अनुमति है, बशर्ते वे संपत्ति खरीदने के 90 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को सूचित करें। संपत्ति बेचकर प्राप्त होने वाली आय के प्रत्यावर्तन के लिए कंपनी को केंद्रीय बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हालांकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल और भूटान से कंपनियां आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेती है। हालांकि
अनिवासी भारतीय यानी कि जो एनआरआईज है और भारतीय मूल के लोग हैं, भारत में आवासीय और वाणिज्यिक अचल संपत्ति खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है उन लोगों पे। लेकिन अगर उन्हें कृषि भूमि या एक फार्म हाउस खरीदना है तो उन्हें भी आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। ये केंद्र के साथ परामर्श के बाद ही हो सकता है कि आरबीआई ऐसे लेन देन के लिए अनुमोदन दे सकता है। और ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि फेमा नियम भारत में एनआरआई निवेशकों की विनियमितता है। तो अगर आप भी रियल एस्टेट के फ्रॉड से बचना चाहते हैं या उसका शिकार हो गए हैं तो भारतीय कानून रियल एस्टेट यानी कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तमाम कानून बनाए गए हैं और ये कानून रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित यानी कि सही ढंग से रेगुलेट करना और घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही रेरा कानून के सेक्शन 31 के हिसाब से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ऑफिस में जाकर रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर्स और प्रोमोटर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। तो इस तरह की तमाम सूझबूझ से और जागरूकता से आप रियल एस्टेट फ्रॉड में फंसने से बच सकते हैं। और अगर आप फ्रॉड में फंस गए हैं तो उसके बाद इन तमाम कानूनों का उपयोग कर, इन तमाम कानूनों से जानकारी लेकर, इन तमाम कानूनों की मदद लेकर आप इस फ्रॉड से बाहर भी निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।